हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक बाय आकर्ष एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, हम आपके लिए लेके आए हैं अप्लाइड फिजिक्स 2 का ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज नंबर है 4। इससे पहले हम लोग 3 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। आइए, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज 4 को स्टार्ट करते हैं। शो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, जल्दी मार्क कीजिए। क्वेश्चन कहता है ओम्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ओम्स लॉ, इसमें से कौन सा इक्वेशन ओम्स लॉ को एक्सप्रेस करता है ना? ओम्स लॉ को बता रहा है, या ओम्स लॉ से आपके अकॉर्डिंग ये कौन सा इक्वेशन सही है? नहीं, जल्दी मार्क कीजिए अपने आंसर को। R इक्वल टू आई बाई वी, V इक्वल टू आई इंटू R इक्वल टू आई बाई वी, और नन। कौन सही है जल्दी बताइए। ये रहा आपके सामने सही जवाब, V इक्वल टू आई इंटू R। नहीं, कोई भी एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के क्रॉस अगर हम कोई पोटेंशियल जोड़ दें V, तो इससे एक करंट पास होगा, I करंट। ओम्स लॉ के मुताबिक क्या कहता है? अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर एक फंक्शन है, मतलब वो एक ऐसा पैरामीटर्स है जिसके कारण इसकी कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, या ये कहते हैं कांस्टेंट फिजिकल पैरामीटर, है ना? क्या होगा कि ये V इज प्रोपोर्शनल टू I। So this V equal to, put a constant R into I. This R is called resistance of the conductor. नहीं? So this is the correct answer. Next, एक चीज और कि ये प्रोपोर्शनल साइन है, तो इसका जो ग्राफ होगा, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें V वर्सेस I का, मतलब R बराबर हम क्या लिख सकते हैं? V बटे I, यही ना? तो ये रहा V, ये रहा I। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ एक लीनियर ग्राफ, दिस इज द लीनियर। नहीं, और इसका जो स्लोप होगा, दिस इज द V, दिस इज द I। इसका जो स्लोप होगा, दिस एंगल इज थीटा, तो स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या देगा? ये रेजिस्टेंस देगा, दिस इज द रेजिस्टेंस। नहीं, हम ये सब पढ़े हैं, जानते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर। ओम्स लॉ इसमें से किसके लिए वैलिड है? कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डायोड। नहीं, जल्दी बताइए। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर व्हाट? तो कंडक्टर के लिए। अभी जो हमने वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ देखा है, वो ग्राफ जो लिनियर है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, केवल कंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है, वोल्टेज और करंट लिनियर प्रोपोर्शनल में नहीं होता है ना? वो एक एक्सपोनेंशियल, मतलब एक डिफरेंट प्रोपोर्शनैलिटी में होता है, लेकिन लिनियर नहीं होता, वो नॉन लिनियर होता है। सो ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर व्हाट? कंडक्टर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन। एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है कब? ये रहा आपके सामने ऑप्शन। इट्स लेंथ इंक्रीजेस, इट्स एरिया इंक्रीजेस, both its length and area increases, its resistivity is kept constant. Which one is correct? जल्दी मार्क करें। Resistance of a conductor increases when its length increases, its area increases,
both its length and area increases, its resistivity is kept constant. That's very simple question. ये रहा इसका जवाब, its length increases. How? एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस हम मार्क करते हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां L क्या है, लेंथ, ये A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये रो क्या है, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी नहीं, दिस इज द एक कंपैक्ट फॉर्म में। इसको अगर इलेबोरेट करेंगे, हमने किया है क्लास में, अगर मैं इसको खोलूं तो ये रेजिस्टेंस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए, जहां ये जो टर्म्स है, दिस टर्म्स इंडिकेट द रजिस्टिविटी, ये जो कि ये रजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल नहीं, दिस इज द करेक्ट आंसर. सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. सो अगर किसी वायर का लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस उसका घटेगा. नहीं, तो सवाल है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज व्हेन इट्स लेंथ इंक्रीजेस, करेक्ट. इट्स एरिया इंक्रीजेस, एरिया अगर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस तो घटेगा, तो इट इज रॉन्ग. बोथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. इट्स रेजिस्टिविटी केप्ट कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी ये तो कांस्टेंट ही होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है. द रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. द रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट ऑफ कंडक्टर increases with increase in temperature. The resistance of most of conductor remain constant with increase in temperature. None of the above. मार्क करो अपना रेस्पॉन्स जल्दी, ए बी सी डी. कौन सा सही जवाब है. टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है एक कंडक्टर पे, ये रहा सही जवाब आपके सामने. रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के साथ एक कंडक्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है. ये रहा आपके, मैं आपको याद दिलाता चलूं, है ना. वही फिर से हम कहेंगे कि हमने आपको ये चीजें बड़ी डिटेल्स में पढ़ाया है, याद दिला देता हूं. सो ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे फंक्शन में है. सो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का इक्वेशन हम जो लिखते हैं, दैट इज रो एल बाई ए, ये एक बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है. अभी जस्ट लिखा था हमने वो इक्वेशन, ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज द m बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए. ये है रेजिस्टेंस का असली रूप, है ना, ये है असली रूप. तो इसमें जो देख रहे हैं ना, ये लेंथ एरिया, ये है क्या, m. दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द n. n इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ये जो टाउ है, दिस टाउ इज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. क्या बोलते हैं इसको, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. नहीं, और ये जो एवरेज रिलैक्सेशन मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, ये रिलैक्सेशन टाइम टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब कि हम लिख सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाउ के. और ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन.
टेम्परेचर के बढ़ने से इसका वैल्यू कम हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि टेम्परेचर के साथ इसको कोरिलेट करें तो टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, दिस रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। सो अब अगर टेम्परेचर बढ़ा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तो ये रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। ये रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। ये रिलेशन है ना। सो टेम्परेचर के साथ ये रेजिस्टेंस का क्या हो गया, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो द रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नहीं, चलिए रिवाइज कराता चलूं मैं आपको। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट्स, इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो सेंटेंस है जो एक इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करता है, वो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या चीज, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसको मैथमेटिक्स में लिखूं तो ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज पर यूनिट टाइम Q बाई टी, ये चार्ज पर यूनिट एरिया Q बाई ए, ये कहता है नन ऑफ द एबव। बताइए इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो एक करंट को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वेरी सिंपल। नहीं, ये रहा आपके सामने, दैट इज द Q बाई टी। नहीं, लिखते हैं ना हम लोग, I इक्वल टू Q बाई टी, दैट इज द एनी बटे टी। दिस इज द करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो डिपेंड्स ऑन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। इसका आंसर अभी हम दे चुके हैं, इससे पहले भी। चलिए जल्दी मार्क कीजिए आप। द मटेरियल, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ओनली, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ओनली, द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर ओनली। ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जिसको आप रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हो, इसमें से जो ऑप्शन है कौन सा सही, किस पर डिपेंड करता है, जल्दी मार्क करें। ये रहा सही जवाब, द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर ओनली। नहीं, ये रहा रेजिस्टेंस R इक्वल टू एम बाई ई स्क्वायर एन ऑफ टाउ एल बाई ए, इसी को लिखते हैं रो एल बाई ए। ये एल बाई ए, रो बराबर कितना हो गया, ये रो बराबर क्या हो गया, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई नहीं बदल सकता। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है भगवान ने जो उसको दे दिया है वही रहेगा उसका। एक मटेरियल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके यूनिट वॉल्यूम में, कॉपर में, सिल्वर में, एल्युमिनियम में कितना होगा ये कोई नहीं बदल सकता, ये भी गॉड मेड है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा ये दुनिया में पैदा लेने के बाद नहीं बनता, ये भी भगवान ने बनाया। सो ये जो भी इसमें पैरामीटर्स है ये सारे नेचुरल है ना। सो नेचर ने बख्शा है इसको। सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, उस पर डिपेंड करता है। नहीं, सो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर ओनली, दिस इज द करेक्ट आंसर। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज, इससे पहले हम लोगों ने देखा है ना, ट्रिपल ई में मैंने बात किया है कि एक वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है और आइडियल करंट सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहां पर क्या है, आइडियल वोल्ट मीटर है, मतलब वोल्टेज को नापने वाला एक यंत्र है, डिवाइस है। एक वोल्ट मीटर है, करंट को नापने वाला जो डिवाइस है आमीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है।
सोर्स का डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, सो उससे कंफ्यूज ना होइए। वहां पर जो हमने आपको बताया था किसका, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का और आइडियल करंट सोर्स का, साथ में प्रैक्टिकल का भी, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वहां पर जो कुछ भी बताया उसका जस्ट उल्टा कर लेना। कहां पर, वोल्ट मीटर और आमीटर के केस में जस्ट उल्टा कर लेना। अगर वहां पर हमने वोल्ट मीटर वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर लो कहा है प्रैक्टिकल का, तो यहां पर वोल्टेज सोर्स का वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई कहना, जस्ट उल्टा कर लीजिए। चलिए बताइए, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने हिंट्स दे दिया, बताइए जल्दी मार्क कीजिए। 0, इंफिनिटी, वेरी लो, एनी वैल्यू। कौन होगा सही आंसर, ये रहा आपके सामने सही जवाब, इंफिनिटी। मालूम है आइडियल वोल्टेज सोर्स का, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना होता है मालूम है, 0, आइडियल है वोल्टेज सोर्स का। इसी वोल्टेज को नापने के लिए अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर लाएंगे, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना, सही है। सेम उल्टा, आइडियल, अगर ये आइडियल ना लिखा प्रैक्टिकल रहता, ऐसा लिख दिया कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो प्रैक्टिकली तो कुछ भी 0 नहीं ना होगा, कुछ वैल्यू होगा, मतलब वो क्या होगा, लो होगा। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है। अब सवाल अगर वोल्ट मीटर के साथ कर दिया कि एक प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या कहिएगा, ये लो है तो क्या होगा, ये इंफिनिटी की जगह मतलब हाई होगा। बात समझ में आया। सो रेजिस्टेंस ऑफ एन, यहां पर सीधा रहेगा प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर, सवाल को ठीक से पढ़ना भी है, वोल्टेज सोर्स कह रहा है या वोल्ट मीटर कह रहा है, वोल्ट मीटर इज हाई, ठीक। फिर करंट सोर्स में वही चीज है, जस्ट उल्टा करेंगे हम। चलिए ये रहा सही जवाब। नेक्स्ट, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू 3 times इट्स इनिशियल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। एक रेजिस्टेंस है, इसी वायर का रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है आर ओम, उसको 3 गुना लंबा दिया, लंबा कर दिया, जो नया रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि लंबा हो गया, लेंथ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना, रेजिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए क्योंकि लेंथ बढ़ा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहला चीज हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। लॉजिकली कुछ सोचना है क्या, कि ये जो रेजिस्टेंस है वो होता रो एल बाई ए, अगर लेंथ बढ़ गया तो ये रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये एक रेजिस्टेंस, ये एक कंडक्टर था, सपोज कि ये एक इतना बड़ा एक कंडक्टर था और इसका रेजिस्टेंस आर है, अब इसको 3 गुना लंबा कर दिया, मतलब कि ये 3 गुना लंबा इतना बड़ा हो गया, मान लीजिए ये इतना बड़ा हो गया, इसी को लंबा दिया, है ना, ये 3 गुना, मतलब इसका लेंथ अगर एल है तो इसका लेंथ कितना हो गया, 3 इंटू एल, इतना लंबा हो गया। तो लंबाई बढ़ा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसका अगर यहाँ आर है तो यहाँ पर भी ये आर से तो ज्यादा होगा। अगर ये आर बराबर 10 ओम है तो इसका वैल्यू 8 ओम तो नहीं होगा, इसका वैल्यू 10 ओम से अधिक होगा, 11, 12, 13, 50, 60 कुछ ऐसा होगा, लेकिन 5 तो नहीं होगा, 3 तो नहीं होगा। तो इस ऑप्शन में मतलब स्ट्रेच क्या बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ना, तो उसके अनुसार ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं होगा, बच गया बी और डी, इसमें से कोई एक होगा, है ना, 9R और 27R।
है ना। तो आप बहुत आंसर के करीब पहुंच गए। एक ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा चीज, अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे होगा। पहले आप लोग बताइए, जवाब दीजिए कि कौन सा आंसर सही है। जल्दी मार्क कीजिए। ये रहा इसका सही जवाब आपके सामने, दैट इज द व्हाट 9R, है ना 9R। अब ये आया कैसे 9R, चलिए फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। आप सॉल्व कर लिए होंगे, मैं आपको रिवाइज करा दूं, या मैं आपको रिवाइज करा दूं। ये रहा लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है, तो यहां पर रेजिस्टेंस आर बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर इज रो दिस एल बाई ए, ये लिखेंगे। अब यहां पर लेंथ हो गया 3 गुना। अगर लेंथ, अगर किसी मोटाई, मोटा चीज को उसको अगर स्ट्रेच करके लंबा करो तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मोटाई कम होगा ना। नहीं, ये इतना मोटा था इतना लंबा में, और इसको लंबा करोगे तो उसकी मोटाई कम होगी ना, मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा। समझ में आया, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा। तो इसका मान लीजिए यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया से ए डैश है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए डैश है। तो अब जो इसका रेजिस्टेंस होगा, नया रेजिस्टेंस से आर डैश मान लेते हैं, तो कितना होगा रो, ये तो नहीं बदलेगा क्योंकि ये तो नेचर है, मटेरियल थोड़ी बदल गया, मटेरियल तो वही है। यहां पर जो रो होगा वही रे यहां होगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट 3 इंटू एल बटे ए डैश, ये होगा। अब इसमें से हमको तो कुछ पते नहीं है, ये एरिया कितना है, हमको एरिया यहां पर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, छोड़ देते हैं सवाल को, क्या करना है। नहीं, तुक्का मार दिया 9R हो गया, नहीं आप भी तुक्का मार देना 9R आ जाएगा। सही है, हैं? नहीं सर जी, बताते चलिए, जल्दी बताइए, जिसने नहीं बताया नहीं सॉल्व हुआ होगा सर जी एस्केप करेंगे क्या, है ना। नहीं नहीं, हम एस्केप नहीं करेंगे, हम आपको बताते हुए चलेंगे। चलिए, सो ये रहा न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू। ये दोनों ही केस में दो चीजें हैं जो नहीं बदली। एक तो आपके सामने है, वो है क्या, रजिस्टिविटी नहीं बदली क्योंकि मटेरियल सेम। एक चीज और है जो नहीं बदला, वो क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं बदला, है ना। अगर यहां पर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें, क्योंकि एरिया निकालना है, अगर मैं यहां पर वॉल्यूम कैलकुलेट करूं, वॉल्यूम वी, वी इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ इंटू एरिया, यही ना वॉल्यूम होगा। ये यहां पर जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम यहां भी होगा, मटेरियल सेम है, वही वॉल्यूम यहां भी होगा। तो यहां पर अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, मान लो कि वो v है, तो ये कितना होगा, ये लेंथ इंटू एरिया, मतलब a डैश इंटू 3l, यहां पर वॉल्यूम होगा। और ये जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तो ये दोनों वॉल्यूम को हम इक्वेट कर लें, तो ये v की जगह हम लिख सकते हैं l इंटू ए बराबर a डैश इंटू 3l। सो a डैश बराबर क्या मिल जाएगा हमको, ये l इंटू ए, अब बटे ये 3l, ये l से l कट गया, मतलब a डैश क्या हो गया, a बाई 3। अब यहां से हम एक नियम बना लेते हैं ताकि हमको ये कैलकुलेट ना करना पड़े बराबर। देखिए यहां अगर लेंथ 3 गुना बढ़ गया तो एरिया क्या हो गया, 3 गुना कम हो गया। अब हम ध्यान रखेंगे कि अगर किसी कंडक्टर को लमड़ा करके 10 गुना कर दिया जाए तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 10 गुना कम हो जाएगा। बस सिंपल यूज कर लेंगे। सो ये रहा एरिया, तो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये रो 3l बाई एरिया की जगह कितना रखेंगे, a बाई 3, a बाई 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 ऊपर चला गया तो ये कितना मिल गया हमको, रो 3 तिहाई 9l बटे a। इसको थोड़ा रीअरेंज करिए तो ये 9 गुने, ऐसा लिख सकते हैं रो l बाई ए, और ये रो l बाई ए क्या है,
ये तो आर है, मतलब यहां आर पुट कर दीजिए, दैट इज द 9R। ये रहा सब। बात समझ में आया? चलिए, ये रहा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ गिव्स ए रिलेशन बिटवीन, ओम्स लॉ किसके बीच में रिलेशन देता है? करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में, करंट, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। जल्दी बताइए, मार्क कीजिए अपना आंसर। बी, गुड, बहुत बढ़िया। सी आंसर, बहुत बढ़िया, है ना? जितना मतलब तारीफ करे मतलब कम है। ये रहा आपके सामने सही जवाब, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किरचॉफ्स करंट लॉ इज applicable to only electronic circuit, junction in a circuit, closed loop in a circuit, none of the above। जल्दी बताइए, किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल किसके लिए एप्लीकेबल होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, जंक्शन इन ए सर्किट, क्लोज लूप इन ए सर्किट, नन ऑफ द अबव। जल्दी मार्क करें अपने रेस्पॉन्स को। ये रहा आपके सामने सही जवाब, जंक्शन इन ए सर्किट। केसीएल हमेशा एक नोड पे लगता है टू फाइंड द नोड पोटेंशियल। जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है, मतलब नोड पर कोई चार्ज स्टे नहीं करता है, नोड पर कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है। जितना करंट आएगा, जितना आएगा उतना ही जाएगा, न ज्यादा न कम, है ना? सो ये जंक्शन पे काम करता है कौन? केसीएल। और केवीएल कहां काम करता है? तो एक लूप में, एक क्लोज्ड लूप में, जिसको मेश भी कहते हैं, नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल टू, चलिए इसका आंसर हम पहले अभी बताइए दिए थे, इस पर लागू होगा क्लोज्ड मेश इन द सर्किट, सही है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टिविटी किसके रेसिप्रोकल होता है? कंडक्टेंस के, रोमांस के, रजिस्टिविटी के, या परमिटिविटी के? जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके रेसिप्रोकल है? कंडक्टेंस के, रजिस्टिविटी के, परमिटिविटी के? ये रहा सही जवाब के सामने, दैट इज द रजिस्टिविटी। नहीं, रेजिस्टेंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? कंडक्टेंस के। रेजिस्टिविटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? कंडक्टिविटी के। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस। बात समझ में आया? द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? हेनरी, ओम, मोहो, फराड। मार्क करो जल्दी, एक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? हेनरी होगा, फराड होगा, ओम होगा, या महो होगा? महो क्या होगा सही आंसर? फराड होगा सर जी। अरे महो हो गया, नहीं, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? महो होता है ना? या सीमेन भी बोलते हैं। ये रहा रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, ये 1R बराबर 1/G। तो G बराबर क्या लिखेंगे? 1/R। और R क्या है? ओम, मतलब इसको लिख सकते हैं इतना बट्टे ओम। यूनिट लिखे तो क्या लिखेंगे? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, इसी ओम इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं? महो। इसी का उल्टा कर दो, ओम इनवर्स मतलब महो। ओम, OHM, इसको उल्टा ऐसे पढ़ो, MHO, ओम महो, ओम महो, है ना? क्योंकि इसी का उल्टा ही है, नहीं है?
रेजिस्टेंस का ही उल्टा कौन है? कंडक्टेंस है। तो ये है ओम, OHM, ऐसी को उल्टा पढ़ो MHO, महो, है ना, सीधा जस्ट उल्टा, सब कुछ लॉजिकल है। सो दिस इज द महो। क्लियर है? किरचॉफ्स लॉ आर एप्लीकेबल टू, अब किरचॉफ्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? DC ओनली, AC ओनली, AC एंड DC बोथ, नन ऑफ द अबव, इसमें से किसी के लिए नहीं। ये रहा सही जवाब, AC एंड DC बोथ के लिए किरचॉफ्स लॉ एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब यहां पर देखिए सवाल थोड़ा घुमा दिया। अब ये नहीं कह रहा है कि KCL की KVL, अब आपको कह दिया किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, है ना। अब तो यहां पर आप फंस गए होंगे, पक्का पक्का फंस गए होंगे, है ना, कि KCL वाला फर्स्ट नियम है कि KVL वाला फर्स्ट नियम है, क्या है? मैं श्योर हूं तुम लिखो कमेंट में कि यस सर हम फंस गए, है ना, तुम लिखोगे पक्का, है ना, जल्दी से जल्दी लिखो। किसको ये क्लियर है? किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब ये किरचॉफ सेकेंड लॉ KCL है कि KVL है, पहले ये तो क्लियर हो। नहीं, चलिए ये रहा आपके सामने सही जवाब। क्या चीज? एनर्जी। मतलब एनर्जी किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? पोटेंशियल। पोटेंशियल काउंट कहां करते हैं? KVL में। KVL is the second law of Kirchhoff's. So this is the energy. Kirchhoff's second law based on the what? Law of conservation of energy. So ये Kirchhoff's second law जो है यही है आपका क्या चीज? KVL, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता। कहते हैं ना कि एक क्लोज लूप में जितना वोल्टेज राइज होगा और जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका अलजेब्रिक सम जीरो होता है। अगर उसका अलजेब्रिक सम जीरो नहीं हुआ तो फिर वो कंजर्वेटिव नहीं है, कंजर्व नहीं है। बात समझ में आया? दिस इज द, तो एक चीज और, KVL कौन है? किरचॉफ सेकेंड लॉ, इसका मतलब KCL कौन है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट, फॉर ए वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ एमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन। एमीटर को वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? ओम मतलब ओम के लॉ को वेरीफाई करने के लिए। जल्दी मार्क कीजिए अपना रिस्पॉन्स। पहला ऑप्शन है एमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वोल्ट मीटर इन सीरीज। एमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल। क्या फायदा, क्या मतलब हमको? वो चाहे जैसे भी कनेक्ट हो, सीरीज में हो या पैरेलल में हो, है ना, हमको क्या लेना देना? नहीं, इससे क्या मतलब हमको? वो सीरीज में हो या पैरेलल में हो, कहीं भी हो, कैसे भी रहो, या ना कनेक्टेड हो, है ना। ऐसा ना सोचिए, मतलब है, बहुत बड़का मतलब है। बताइए जल्दी कौन सा आंसर सही है? वोल्ट मीटर और एमीटर किसी सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है? ये रहा सही जवाब। एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, है ना। समझेंगे लॉजिक को? एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ये केवल ओम के नियम को ही वेरीफाई करने के लिए नहीं, है ना, ये कहीं भी किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज मेजर करना हो तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही कनेक्ट करेंगे और एमीटर को सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्किट कंटेन टू अनइक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में दो अनइक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो क्या होगा? करंट इज सेम इन बोथ, दोनों में सेम करंट पास होगा। लार्ज करंट फ्लो इन लार्जर रेजिस्टेंस, जो दोनों में से बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे ज्यादा करंट पास होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम,
दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, या स्मॉलर रेजिस्टेंस हैज स्मॉलर कंडक्टेंस। कौन सा सही जवाब है? जल्दी मार्क करो। ये रहा दो रेजिस्टेंस, ठीक, इसको आपने ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं कि ये 50 ओम है और ये 100 ओम है, मान लीजिए डिफरेंट वैल्यू का अनइक्वल रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और यहां पर एक वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया V वोल्ट। तो बताइए, कहता करंट इज सेम इन द बोथ, ये दोनों से सेम करंट पास होगा, या लार्जर करंट फ्लो इन द लार्जर रेजिस्टेंस, मतलब जो 100 ओम वाला रेजिस्टेंस है इससे अधिक करंट पास होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम, या दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, या स्मॉलर रेजिस्टेंस हैज स्मॉलर कंडक्टेंस, ये जो स्मॉल वाला रेजिस्टेंस है इसके पास कंडक्टेंस कम होगा। कौन सा सही है? जल्दी मार्क करो अपना रेस्पॉन्स, जल्दी बताइए। ये रहा सही जवाब, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। मतलब मान लीजिए, क्योंकि ये पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है लेकिन करंट डिफरेंट होता है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। सपोज मान लीजिए कि ये हमने यहां पर एक सपोज 1000 वोल्ट हमने अप्लाई किया, तो यहां पर जो वोल्टेज आएगा वो भी 1000 वोल्ट होगा, बिल्कुल यहां पर जो वोल्टेज आएगा वो भी 1000 वोल्टेज होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा। अब ये पोटेंशियल अगर सेम है तो इससे करंट कितना है भाई, ये पता कर लेते हैं। यहां से करंट I1 मान लीजिए, यहां से करंट I2 मान लेते हैं, तो I1 करंट कितना होगा, करंट बराबर क्या होता है V बटे R। ये रहा वोल्टेज 100 1000, ये रहा R 50, ये 0, ये 20, 5 गुना 10, मतलब ये आ गया 20 एम्पियर। I2 कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा 1000 वोल्टेज V बटे R, R कितना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब ये 10 एम्पियर। तो देखिए कहता है कि करंट इज सेम इन बोथ, नहीं, एक में है 20 एक में है 10, करंट सेम नहीं होगा। लार्जर करंट फ्लो इन लार्जर रेजिस्टेंस, ये दोनों में 100 वाला ज्यादा है, इससे 10 एम्पियर पास हो रहा है, इससे हो रहा है 20। नो, इसका मतलब है स्मॉलर करंट फ्लो थ्रू द लार्जर रेजिस्टेंस, नहीं, स्मॉलर करंट फ्लो थ्रू द लार्जर रेजिस्टेंस, नहीं, सो ये भी गलत हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस यही सही है ना, जो अब चल रहा है कि हाँ हम ही सही हैं, बाकी तो बस सब है ना ऐसे ही है जैसे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, when one of the three series resistance is removed from a circuit and the circuit is reconnected, the current is, सवाल समझ में आया? एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, उसमें से एक रेजिस्टेंस को हटा दिया तो करंट क्या होगा? ये रहा आपके सामने ऑप्शन, करंट इंक्रीज बाय हाफ, इंक्रीज कर जाएगा कितना से, आधा से इंक्रीज होगा मतलब बढ़ जाएगा, डिक्रीज बाय हाफ, नन ऑफ द एबव, क्या इसमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। ये मैं आपको हिंट से देता हूं, ये रहा 3 रजिस्टर, 1 ये 2 ये 3, और इसके अक्रॉस आपने ये एक वोल्टेज जोड़ दिया V, ये मान लीजिए R1, ये R2, ये R3। अब इसमें से एक रेजिस्टेंस कोई भी जो मर्जी वो हटा दिया जाए, एक रेजिस्टेंस हटा दिया, मान लीजिए हम R1 को हटा देते हैं, यही ना 2 रेजिस्टेंस बचेगा, एक R2 और एक ये R3, और इसी को इसी वोल्टेज के साथ जोड़ दिया जितना ये वोल्टेज है, ये V। बताइए करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा, क्या आधा से बढ़ जाएगा या आधा से घट जाएगा? दैट्स वेरी सिंपल, ये रहा सही जवाब, क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, सबका सम होगा, नहीं,
जैसे मान लीजिए कि ये वैल्यू है, सपोज मान लेते हैं कि सबका अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं, ये 1, ये मान लेते हैं 2, ये मान लेते हैं कि 3 ओम है, ठीक है। ये वोल्टेज हमने अप्लाई किया, यहाँ 18 वोल्ट का अप्लाई किया। अब इसमें ये भी अभी 18 वोल्ट अप्लाई किया है और R1 1 को हटा दिया, मतलब ये 2 ओम है और ये कितना 3 ओम है। इससे करंट कितना है, आई निकालो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर। V कितना है 18, आर कितना है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, 3 2 5 1 6, 18 बटे 6 छतरी 18, 3 एम्पियर। यहाँ कैलकुलेट करो आई कितना होगा, V बटे आर, V कितना 18, आर कितना 3 2 5, पहले ये 6 था अब 5 घट गया ना, ये घट गया तो करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा ना, 5 3 15, 15 3 18 0.5 3.6 एम्पियर करंट का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया बात, नहीं, करंट का वैल्यू क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये रहा सही जवाब आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, जब रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉलर देन द लार्जर रेजिस्टेंस, उन सभी में जो लार्जर है उससे छोटा होगा, लार्जर देन द लार्जर रेजिस्टेंस, जो उन सब में सबसे बड़ा है उससे भी अधिक होगा, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, उन सब में जो सबसे छोटा था उससे भी कम होगा, या लार्जर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। जल्दी बताइए, जल्दी मार्क कीजिए कि रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जितना रेजिस्टेंस सबको मिला के जोड़े थे उसमें जो सबसे बड़ा है उससे अधिक होगा या उससे कम होगा, उस सब में जो सबसे छोटा है उससे अधिक होगा कि उससे कम होगा, नहीं? ये रहा सही जवाब, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, KCL इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, KCL मतलब किरचॉफ्स का जो पहला नियम है KCL, वो किस पर डिपेंड करता है, बेस्ट किस पर है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर ए नोड टू स्टोर एनर्जी, संभावना बनता है कि सर्किट में कहीं नोड होगा जो एक एनर्जी को स्टोर करता है, इस पर आधारित है। देयर कैन नॉट बी एन एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज एट ए नोड, किसी भी नोड पर चार्ज एक्युमुलेट नहीं हो सकता है, इस पर आधारित है। चार्ज एक्युमुलेशन इज पॉसिबल एट नोड एंड चार्ज एक्युमुलेशन मे और मे नॉट बी पॉसिबल। जल्दी मार्क कीजिए, ये रहा आपके सामने सही जवाब, देयर कैन नॉट बी एन एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज एट ए नोड, नहीं, KCL दैट डिपेंड्स बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नोड पे स्टे नहीं करेगा, जितना आएगा उतना जाएगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना आएगा उतना जाएगा, हमने ट्रिपल ई में भी बताया है, इसको भी जब पढ़ा रहा था उतना वहां भी बताया, जितना आएगा उतना जाएगा, ये कैसे आएगा कैसे जाएगा नेटवर्क में पढ़ेंगे, जरूर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे नेटवर्क में, कैसे आएगा कैसे जाएगा। चलिए, so there cannot be an accumulation of charge at a node, this is the correct answer. A moving positive charge particle enters a region of uniform magnetic field, स्विच कीजिए अपने आप को, अब हम लोग चल रहे हैं कहां, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, दिस पार्टिकल विल मूव, एक पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है ना, तो वो मूविंग चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजियन में कैसे मूव करेगा, द मूविंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इंटर्स ए रीजियन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जो वो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली अपवर्ड है, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, मतलब उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल के रूप में बात करो
तो कहां से, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब नीचे नॉर्थ पोल है, ऊपर साउथ पोल है। सो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सपोज ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, दिस इज द बी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज इंटर करता है, यहां पर ये कोई चार्ज था क्यू नॉट, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें ये इंटर करता है, तो डायरेक्टली वर्टिकली दिस पार्टिकल विल मूव, तो ये पार्टिकल जब इसमें इंटर करेगा तो कैसे मूव करेगा, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन, सर्कुलर पाथ विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, सर्कुलर पाथ विथ डिक्रीज स्पीड, सर्कुलर पाथ विथ एन इंक्रीज्ड स्पीड। जल्दी बताइए कैसे मूव करेगा। जब भी एक मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो वहां जाके क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। इस तरह चूहेदानी में चूहा ट्रैप बंद हो जाता है ना, उसमें पकड़ा जाता है, उसी तरीके से उसमें चार्ज आकर के ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने के बाद वो कैसे मूव करता है, ये रहा आपके सामने, सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। इसके अंदर ये जो मूव करेगा, वो जो मूव करेगा वो ऐसे, इसके अंदर ये सर्कुलर पाथ पर विथ ए कांस्टेंट स्पीड से इसमें मूव करता रहेगा, इस तरह उसमें ट्रैप हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है तो क्या होगा, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज चेंज्ड, पार्टिकल का स्पीड चेंज हो जाएगा। स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड, पार्टिकल का स्पीड नहीं बदलेगा। डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड, डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा। एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड, और उसका एक्सेलरेशन भी नहीं बदलेगा। जल्दी मार्क कीजिए अपने ऑप्शन, कौन सा सही होगा। एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है तो क्या होगा, ये रहा आपके सामने इस सवाल का सही जवाब। क्या होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर है। जब एक मैग्नेटिक फील्ड में, ये रहा सपोज ये हमारा कोई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये ऐसे अपवर्ड, ये बी, और यहां से एक चार्ज पार्टिकल इसमें इंटर कर रहा है, दिस इज द क्यू नॉट। कितना एंगल पर, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। बात समझ में है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये उंगली हमारा मोशन ऑफ द चार्ज है, ये पेन मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री। सो मोशन ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एंड फील्ड इज एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक। तो इसकी स्पीड क्या बदल जाएगी, नहीं, इसकी स्पीड नहीं बदलेगी, इसकी स्पीड सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इस पर जो फोर्स लगने वाला है, इस पर जो फोर्स लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण मूविंग चार्ज है ना, सो इस पर एक फोर्स लगेगा ना, सो दैट फोर्स इज गिवन बाय व्हाट, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। दैट लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। दिस इज द V से, ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है, दिस इज द V, दिस इज द B, V क्रॉस B, दिस इज द लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, मैग्नेटिक फोर्स इक्वेशन। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, Q V B साइन थीटा, V क्रॉस B को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, V B साइन थीटा। समझ में है।
v भी साइन थीटा। तो ये वेलोसिटी मतलब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू p। फोर्स जो है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ये जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। ये जो फोर्स है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल। बात समझ में है? और वेलोसिटी में बदलाव कब होगा? जब फोर्स बदलेगा। जब फोर्स बदलेगा, समझ में आया बात? सो ये फोर्स, इसके लिए अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कोई वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। बात समझ में है? अगर यही चार्ज ये परपेंडिकुलर ना जा करके ऐसे जाता, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होती, तो v और b के बीच में एंगल कितना? v और b के बीच में एंगल कितना? यहां पर 0, थीटा इज 0, इसी के अलाउंग है। तो फोर्स कितना लगेगा? F बराबर कितना हो जाएगा? Q v b साइन 0। साइन 0 इज 0, मतलब फोर्स इज 0, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब सीधे निकल जाएगा। बात समझ में आया? चलिए ये तमाम चीज हम लोगों ने, मैं आपको याद दिलाता चलूं, कहां गया? मैं आपको पढ़ाया हूं, बड़ी डिटेल्स में पढ़ाया हूं। जाके देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन, दोनों को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, नहीं हमने उसको समझा है। ये रहा सही जवाब। नेक्स्ट, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर acting along the same direction in a certain region. If an electron is projected along the direction of the field with a certain velocity, then एक किसी रीजियन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। उसी डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज को प्रोजेक्ट किया जाए, मतलब किसी चार्ज को फेंका जाए, मतलब कोई चार्ज जाए उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा? ये रहा, मैं आपको कुछ हिंट्स देता चलूं ताकि आप सही जवाब दे पाए। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रहा वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q0। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज भी जा रहा है। बात समझ में आया? ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में ये चार्ज जा रहा है। तो क्या है? अब बताइए जवाब, जल्दी मार्क कीजिए, इतना हिंट्स दे दिया आपको। इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज, वेलोसिटी कम हो जाएगा। इट विल बी टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट की ओर मुड़ जाएगा। इट विल टर्न टूवर्ड्स राइट, ये राइट की ओर मुड़ जाएगा। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इससे प्यार हो जाएगा अगर सच में अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, अगर देखे हो हमारा लेक्चर भी, साथ में ये क्वेश्चन आपके सामने, तो आपको एकदम कहोगे वाह क्या बात है, मजा आ गया। इस तरह का क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा हम बार बार कहते हैं ठहरो रुको, क्योंकि दो चीजें, प्यार और पढ़ाई, ये दोनों में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, ये बड़े मजे से करने चाहिए, धीरे धीरे करने चाहिए, तब मजा आता है। चलिए बताइए जल्दी कौन सा आंसर सही है। ये देखिए रहा इसका सही जवाब, पहले मैं बता दूं, ये रहा सही जवाब आपके सामने। इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। रीजन ये देखिए, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो नहीं लगेगा, वो सीधे निकल जाएगा। नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इक्वेशन जो कहता है वो क्या कहता है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वेशन अगर कैलकुलेट करोगे, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, Q इंटू V क्रॉस B, दैट इज द QVB sin थीटा। अगर V और B के बीच में एंगल, यहां यह रहा B और ये रहा V, ये दोनों पैरेलल है, उसी डायरेक्शन में एंगल कितना है 0,
ये एंगल अगर जीरो हुआ तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब सीधे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर प्लस है इधर माइनस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये प्लस है ये माइनस, बात समझ में, ये प्लस ये माइनस। अब कहता है क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन द सर्टेन रीजन इफ एन इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये जो मूव कर रहा है ये चार्ज कौन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसी के अलोंग, इलेक्ट्रॉन पे तो ऑलरेडी माइनस चार्ज नहीं, तो ये माइनस चार्ज किधर प्लस से किधर जा रहा है, माइनस की ओर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के अलोंग जा रहा है ना माइनस की ओर, ये जो माइनस है क्या इस माइनस को अपनी ओर आने देगा, नहीं आने देगा, क्योंकि उसके बीच में रिपल्सन होगा, ये कहेगा नहीं तुम उधरे जाओ, लेकिन जा रहा है उधरे, क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, जो हवा चल रहा है उसके तुम विरुद्ध चलो तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, नहीं, सो ये इधर नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन, ये क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस है ये माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसके कारण एक फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, तुम नीचे जाओ, समझ में आया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज Q मूव्स विथ ए वेलोसिटी V, एक चार्ज है Q जो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एंड मैग्नेटिक फील्ड B, और मैग्नेटिक फील्ड B है, बोथ एग्जिस्ट, टोटल फोर्स ऑन द चार्ज, एक चार्ज Q चार्ज है जो V वेलोसिटी से जा रहा है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी, टोटल फोर्स का इक्वेशन क्या है, जल्दी मार्क कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स, वो कौन बताया था, लॉरेंज साहब ने, दैट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, ये रहा इसका सही जवाब, Q into E plus Q into V cross B. This is the total. Lorentz force equation. Force on moving charge in electromagnetic field is force due to electric field plus force due to magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो कितना होगा, फोर्स Q into इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो अभी जस्ट बताया, वो क्या है, Q इंटू V क्रॉस B, यही तो है आपके सामने, QE प्लस Q इंटू B, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स, यही है लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, समझ में आया बात, यही इक्वेशन, यहां पर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यहां क्यू क्यू कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं E प्लस V क्रॉस B, ऐसा लिख सकते हैं कि ना, इस रूप में भी देखने को आपको मिल सकता है ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज wound ओवर ए मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू, हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा है ना, वही गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं फॉर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर आमीटर के में कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक कॉइल को जब एक करंट मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उससे करंट पास कराते हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, क्या होता है, उस पर एक फोर्स लगता है जिसके कारण टॉर्क डेवलप होता है, वो टॉर्क के कारण वो रोटेट करता है, यही तो फेनमैन प्रिंसिपल है। तो उस पर जो आप कॉइल बनाते हो गैल्वेनोमीटर का, वो जो वाइंडिंग करते हैं हम एक आयरन पीस का मटेरियल लेते हैं, क्यों लेते हैं, ये है सवाल। द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज wound ओवर ए मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू reduce hysteresis,
इंक्रीज सेंसिटिविटी, इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। कौन है सही? दैट इज द प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, क्योंकि वो वाइब्रेट करता है उसको कंट्रोल करने के लिए। इफ in a moving coil galvanometer a current I in the coil produce the deflection theta, then कौन सा रिलेशन सही है? हमने डिफ्लेक्शन के बीच हमने 2-3 तरह के टॉर्क की चर्चा की थी, है ना, कि एक गैल्वेनोमीटर में देयर इज ए 3 डिफरेंट टॉर्क्स आर एक्टिंग। कौन कौन? एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक कंट्रोलिंग टॉर्क, एक डैम्पिंग टॉर्क। और इन सभी टॉर्क के बारे में इन डिटेल्स और भी पढ़ेंगे आगे मेजरमेंट में। इलेक्ट्रिकल वाला भी पढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी पढ़ेगा। इससे फुर्सत नहीं मिलेगी आपको, छुटकारा नहीं मिलेगा, ये उसका अल्फाबेट है। तो जो वाइंडिंग करते हैं उससे जो डिफ्लेक्शन टॉर्क और जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेम होगा। दैट इज इक्वल टू बीना। हमने एक आपको इक्वेशन बताया था, याद कीजिए। बीना, क्या नाम है? बीना। एक इंदौर का मध्य प्रदेश का शहर है बीना, है ना, बीना। दिस बीना इक्वल टू व्हाट? K इंटू थीटा। दिस इज द कंट्रोलिंग टॉर्क, दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, है ना। जहां B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। I क्या है? करंट। ये N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। A क्या है? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या है? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग ही है जो आपको कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है। थीटा क्या है? तो डिफ्लेक्शन। यही डिफ्लेक्शन तो आपको बताता है कि कितना करंट है, कितना वोल्टेज। इसको अगर इक्वेट करो, ये स्टिफनेस ये कांस्टेंट होगा किसी भी स्प्रिंग का, ये कांस्टेंट वैल्यू है। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। एक बार आपने कोई डिवाइस बना लिया, जितना बड़ा टुकड़ा लेना था ले लिया, उस पर लपेट लिया, पंखा के अंदर या मोटर के अंदर लगा दिया, तो मोटर के अंदर लगने के बाद उसका एरिया बदल जाएगा क्या? नहीं, एरिया भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये एरिया कांस्टेंट होगा। ये नंबर ऑफ टर्न्स, एक पंखे का इमेजिन करो, एक पंखा का जो कॉइल है, जब वाइंडिंग किया जा रहा था, वाइंडिंग लपेट करके आप पंखा में लगा दिया, तो पंखा में लगने के बाद क्या वो नंबर ऑफ टर्न्स बदल जाएगा? कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? नहीं, सेम रहेगा, मतलब वो भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। नहीं, ये करंट जो है ये हमारे पास, हमारे बोर्ड में है, हमारे पास स्टेबलाइजर है, हमारे पास वोल्टेज है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। नहीं, पंखा को कम ज्यादा वोल्टेज का कम ज्यादा करंट दिया जा सकता है। नहीं, सो ये करंट को वैरी कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ये भी कांस्टेंट। नहीं, सो ये सभी पैरामीटर कांस्टेंट। सो ये करंट, ये वेरिएबल, ये करंट, ये करंट के कारण ही क्या मिलता है हमको? डिफ्लेक्शन मिलता है। सो दिस I is proportional to what? This theta. That is the linear proportional. This is the linear proportional. I equal to I is proportional to theta. और यहीं से हम लोग इसकी सेंसिटिविटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इक्वेशन, जो कहिए नोट कर लीजिए। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ये रहा आपके सामने, I proportional to theta. Next question. The current sensitivity of moving coil galvanometer can be increased by. अब ये सेंसिटिविटी हम कैसे इंक्रीज करेंगे? ये जस्ट देखिए, अभी हमने जस्ट आपको बताया ना, ये रहा आपके सामने बीना, बीना इक्वल टू K इंटू थीटा। नहीं, जो सेंसिटिविटी हम लोग पढ़ते हैं वो सेंसिटिविटी 2 टर्म में पढ़ते हैं, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक करंट की सेंसिटिविटी। जो करंट सेंसिटिविटी होगी IS, दिस इज द थीटा बटे I, दैट इज द थीटा बटे I, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी दैट डिफ्लेक्शन बटे पर यूनिट करंट। सेंसिटिविटी मतलब क्या कि कितना कम से कम
वोल्टेज या करंट को वो डिटेक्ट कर लेता है। नहीं, किसी को मच्छर काटता रहता है, खून पूरा पी जाता है, मच्छर मोटा गया तो ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को मच्छर तो अपना नेल चुभोता ही है, उफ, मरता है सब, ज्यादा सेंसिटिव है। एक किसी को जो मच्छर काट रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब उसी के रेस्पेक्ट वो कम सेंसिटिव है। सो ये सेंसिटिव मतलब गैल्वेनोमीटर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है, वो जिस पैरामीटर को मेजर करता है उसके मिनिमम से मिनिमम कितने वैल्यू को वो डिटेक्ट करता है, दैट डिपेंड्स, दैट शो द सेंसिटिविटी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, isn't it? So this is the current sensitivity थीटा बटे आई। सो मिनिमम से मिनिमम कितना करंट को ये सेंस करता है, डिफ्लेक्ट कर लेगा, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। तो थीटा बटे आई, दिस इज द करंट सेंसिटिविटी। देखो थीटा बटे आई, क्या यहां से थीटा बटे आई नहीं निकाल सकते हो? इस आई को उधर ले जाओ, के को इधर ले आओ। सो बी एन ए बटे के बराबर थीटा बटे आई, ये मिल गया, थीटा बटे आई बराबर करंट सेंसिटिविटी। ये है सेंसिटिविटी का इक्वेशन आपके सामने। अब ये जो सेंसिटिविटी का इक्वेशन है, अब इसी से सवाल है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया है, स्टिफनेस है, तो सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करता है, ये सवाल है। द करंट सेंसिटिविटी, यही करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज। इसको अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? एरिया को घटाओगे? नहीं सर जी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स को घटाओगे? नहीं, बढ़ाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे? यस, बढ़ाएंगे। स्टिफनेस को क्या करेंगे? ये तो कांस्टेंट है, कम से कम रखें, कम से कम रखेंगे ताकि ये बढ़ जाए ज्यादा से ज्यादा। कौन होगा सही आंसर? जवाब दीजिए, मार्क कीजिए अपने आंसर को। इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। देखिए ये ज्यादा होने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा किया। इंक्रीज द करंट इन द कॉइल, करंट को इंक्रीज करोगे? नहीं। डिक्रीज द एरिया ऑफ कॉइल, ये रहा एरिया, क्या एरिया को कम करोगे? एरिया को कम करोगे तो ये भी कम हो जाएगा। यहां से पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है, रटना नहीं है, बस बीना याद रख लो ना, सब न बीना से सब बीना है ना, सब कुछ हो जाएगा, कहानी सब बढ़िया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल आमीटर इज। अब आ गया आइडियल आमीटर, इससे पहले आया था आइडियल वोल्ट मीटर। जो आइडियल यहां पर आमीटर है, जो आइडियल करंट सोर्स था उसका जो उल्टा कहानी यहां होगा, रेजिस्टेंस का सेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल आमीटर, तो आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? इंफिनिटी। इसका कितना? 0। जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, 0। इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज्ड इनटू ए आमीटर बाय यूजिंग। ए गैल्वेनोमीटर को आमीटर में, वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये रहा आपके सामने ऑप्शन, लो रेजिस्टेंस शंट इन सीरीज, एक लो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ करके, ए लो रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल, एक लो रेजिस्टेंस के वैल्यू को पैरेलल में जोड़ करके, हाई रेजिस्टेंस शंट इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल। व्हिच वन इज करेक्ट? ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू आमीटर by using, this one is correct, low resistance shunt in parallel. Next question, to convert a galvanometer into voltmeter we must connect low resistance in series, high resistance in series, low resistance in parallel, high resistance in parallel। क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्योंकि एक वोल्ट मीटर का आइडियल वोल्ट मीटर है, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, अधिक से अधिक लेना है। नहीं तो अधिक से अधिक रेजिस्टेंस कब मिलेगा? जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तब ना अधिक मिलेगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा। नहीं, बात करेंगे आगे। सो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, टेस्ला इज यूनिट ऑफ, टेस्ला किसका यूनिट है? जल्दी बताइए, दैट इज वेरी फेमस, टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द करंट आई पास थ्रू द कंडक्टर ऑफ लेंथ L, इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है?
हमने एक चीज और कहा था बीना के साथ साथ, क्या चीज? बिल। बिल, बिल कहाँ है इसमें? बिल कौन है? बिल है ना, चूहे का बिल कहाँ है? ये तो इल है, बीमार है ना, ये बी एल है, ये बिल नहीं है। ये आई है ना, ये एल है, ये बी। अगर इसको अरेंज करेंगे तो ये बिल हो सकता है और ये भी बिल हो सकता है। नहीं, बीना नहीं, बिल, वो बिल है। कौन है बिल? ये तो इल है, ये तो बीमार है, ये बी एल है, ये नहीं होगा। ये बिल है या ये बिल है? ये आई बी एल, ये आई एल बी, ये दोनों को किसी को अरेंज करेंगे तो बिल बनेगा, दोनों से बिल बनेगा। लेकिन सही कौन है? क्रॉस प्रोडक्ट के साथ इसका सही आंसर होगा, कौन होगा सही आंसर? दैट इज द आई इंटू एल क्रॉस बी। नहीं, आई इंटू एल क्रॉस बी, दैट इज द बिल। आई इंटू एल क्रॉस बी, दैट इज द आई एल बी साइन थीटा। इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या? बी आई एल साइन थीटा। दिस इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मैक्सिमम कब होगा? एफ मैक्स कितना हो सकता है? मैक्सिमम फोर्स जब ये थीटा कितना हो जाए, एल और बी के बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। मतलब दिस इज द बिल, बी आई एल, बिल। नहीं, ये रहा आपके चूहे का बिल, निकाल लिया। ये ध्यान रखना है, एल क्रॉस बी, नॉ की बी क्रॉस एल, है ना। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा? चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हम बार बार देखिए, मेरा आवाज भी लग गया है ना। चलिए छोड़िए, आप लोग को नहीं बताते। नहीं यार, नहीं कहना, छोड़ो, नहीं कहेंगे। अरे सर जी कह भी दो, क्या नहीं कहेंगे? आप लोग को हमको याद दिलाना पड़ता है। आज से हम आपको याद ही नहीं दिलाएंगे। नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? हम ये नहीं कहेंगे कि तुम लाइक करो, हम ही नहीं करेंगे कि तुम शेयर करो। आज से नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे कि तुम लाइक करो या शेयर करो। चलो यहां देखो, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एकदम नहीं कहेंगे कि तुम लाइक करो या शेयर करो। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कौन है सही आंसर? आई इनवर्स एम एल जीरो टी के पावर -2, आई नॉट एम एल टी के पावर -2, आई एम एल टी के पावर -1, आई एम के पावर -1, एल के पावर -1, टी के पावर -2। कौन होगा सही? जल्दी बताओ। हम अब नहीं कहेंगे, क्या लाइक करो या शेयर करो, नहीं कहेंगे। चलो जल्दी बताओ, कौन सा सही है? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन इसमें से ये रहा आपके सामने सही जवाब। कैसे बता दूं? पहले ये बताओ कि पहले ये कहूं कि लाइक करो शेयर करो? तो जल्दी से नहीं, चलो नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। चलो यहां देखो, यहां देखो, मैग्नेटिक फील्ड का इसमें से डायमेंशन कौन होगा? ये रहा लॉरेंस फोर्स इक्वेशन से, क्यू वी बी साइन थीटा। यही है ना लॉरेंस फोर्स इक्वेशन, क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है? दैट इज द क्यू वी बी। बी बराबर लिखे तो कितना लिखेंगे? एफ बाई क्यू इंटू भी, एफ बाई क्यू इंटू भी। सो एफ का यूनिट क्या? न्यूटन। क्यू का यूनिट क्या? कूलम पर कूलम। वी का यूनिट क्या? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड नीचे है ना, तो ये पर मीटर पर सेकेंड है, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ा रीअरेंज करते हैं, रुकिए थोड़ा, इसको थोड़ा और बढ़िया से पकाते हैं। ये देखिए, इसको देखियो, एफ क्यू इंटू वी, इसको थोड़ा डायमेंशन में लिखो, यूनिट में लिखो। दिस इज द न्यूटन, ये क्यू, ये क्या लिख सकते हैं? वो वोल्टेज को, ये सॉरी, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, नहीं मीटर पर सेकेंड, यही ना, मीटर बटे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। थोड़ा यहीं पर दिमाग लगा देना है। ये एन न्यूटन, ये सेकेंड को इधर लिया, ये क्यू बटे सेकेंड, मतलब चार्ज बटे टाइम। क्या होता है क्यू बाई सेकेंड? क्या होता है? जल्दी बोलो,
अब तो हम ये भी नहीं कह रहे ना कि तुम लाइक करो या शेयर करो, तुम यहां बताओ जल्दी क्या होगा। N/Q/सेकेंड, चार्ज बटे टाइम, क्या होता है? करंट, दैट इज द करंट। सो दिस इज द करंट। तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन एम्पियर मीटर। वही सबको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसी को तो बेटा कहते हैं हम लोग टेस्ला। फिर कटेगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? टेस्ला। टेस्ला इसी को कहते हैं। तो एक टेस्ला, ये टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। अब इसी का हमको डायमेंशन लिखना है, इसी का हमको डायमेंशन लिखना है। क्या होगा डायमेंशन? न्यूटन फोर्स का डायमेंशन M L T -2, ये रहा फोर्स का डायमेंशन। नीचे ये एम्पियर मीटर, ये एम्पियर मीटर मतलब L। इस सब को ऊपर ले जाओ, ये सब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये M, ये L ऊपर जाएगा, ये 0 0, ये नीचे 1 है, ये ऊपर तो L 0, ये T -2, ये A इनवर्स, यही है। देखिए कहाँ है? L 0 L 0, M M, T के पावर -2 T के पावर -2, A इनवर्स, यहाँ I इनवर्स है। बात है कि करंट को A और I दोनों से आप डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दिस इज द डायमेंशन। पकड़ लेना है, पकड़ लेना है ना, यहां से पकड़ो। चलिए ये रहा आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस। एक चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या प्रोड्यूस करेगा? जल्दी बताओ। ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली ए मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ नहीं। एक चार्ज एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल मैग्नेटिक फील्ड, या दोनों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये रहा सही जवाब आपके सामने, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिज्म ऑफ ए बार मैग्नेट इज ड्यू टू। एक बार मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिज्म की क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो किसके कारण होता है? ड्यू टू द अर्थ, पृथ्वी के कारण, कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे के कारण, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण, एंड प्रेशर ऑफ बिग मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, उसके कारण। बताइए जल्दी कौन सा आंसर सही है? द मैग्नेटिज्म ऑफ ए बार मैग्नेट इज ड्यू टू, ये रहा सही जवाब, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन करता है, हम ये जानते हैं कि ऑर्बिट के वो चारों तरफ मूव करता है, जिस तरह सन के चारों तरफ अर्थ मूव करता है। लेकिन अर्थ की दो स्पीड है, एक रोटेशन है, एक रिवॉल्यूशन है। वो अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी है, वो स्पिन भी करता है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है। तो वो जो स्पिन करता है उसके कारण मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है किसी भी मटेरियल। ये रहा आपके पास सही जवाब। नेक्स्ट, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जिस तरह इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स था, उसी तरह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज इंटरसेक्ट, ये हमेशा कट करता है। आर ऑलवेज क्लोज, ये क्लोज लूप बनाता है। डू नॉट पास थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से पास नहीं होता है। टेंस टू क्राउड फॉर अवे फ्रॉम द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट से दूर वो क्राउडेड होता है। मैग्नेट का जो पोल है उससे दूर वो बहुत क्राउडेड, मतलब बहुत घना होता है। कौन सही है? जल्दी मार्क करो। ये रहा सही जवाब, आर ऑलवेज क्लोज्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज नहीं होता, टर्मिनेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example for the diamagnetic substance? इसमें से कौन सा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है? जल्दी बताओ। कॉपर, निकेल, एल्युमिनियम, आयरन, कौन है इसमें से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, परमिएबिलिटी के साथ रिलेशन, हिस्टेरेसिस के साथ रिलेशन, उसका एप्लीकेशन, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनेगा, आर्मेचर कैसे बनेगा, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए हमको क्या करना, ये तमाम चीजें है ना, आपको हमने
चलो याद नहीं दिलाएंगे, ये भी याद नहीं दिलाएंगे, जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ। ये रहा आपके साथ सही जवाब, कॉपर। कॉपर इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस व्हिच आर स्ट्रांगली अटैच्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड that is move from weaker to a stronger side of the field are termed as। एक वीकर मतलब कमजोर से कमजोर फील्ड से एक स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर मूव करता है, कौन है इसमें? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, या नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है? जल्दी मार्क करें अपने आंसर को। यह रहा इस सवाल का जवाब, क्या भाई? वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन है वो? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट, द मटेरियल यूज्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट शुड हैव। अब परमानेंट मैग्नेट बनाना है ना, जिस मटेरियल का यूज करोगे मैग्नेटिक सब्सटेंस का, उसके पास क्या होना चाहिए? हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी। लो रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी। ये दो टर्म्स, रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी, ये दोनों टर्म्स को हमने आपको डिफाइन किया है, बताया है। ये रहा इस सवाल का सही जवाब। मार्क करो, ये है हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी। आप हिस्टेरेसिस लूप पे आइए, ये रहा हिस्टेरेसिस लूप, हम लोग जो ड्रॉ करते हैं। This is the hysteresis loop. This hysteresis loop is different for the different material, magnetic material, diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. ये H वर्सेस ये B। ये डायग्राम क्या बताता है कि H का वैल्यू अगर 0 भी हो गया उस समय B का वैल्यू यहां दैट इज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उसमें एग्जिस्ट करता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट? रिटेंटिविटी। दिस इज द रिटेंटिविटी। और इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को निगेटिव में इतना वैल्यू तक लाएंगे, जब यहां पर लाएंगे तब जाकर के ये कितना होगा? रेसिडुअल 0 होगा। तब जाकर के ये रेसिडुअल कितना होगा? 0 होगा। मतलब कि रेसिडुअल को मतलब डीमैग्नेटाइज करने के लिए मैक्सिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? दैट इज माइनस ऑफ एच, रिवल्सल फोर्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट? कोएर्सिविटी। और यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए, हार्ड डिस्क को बनाने के लिए, मेमोरी को बनाने के लिए, कि कोई डाटा अगर स्टोर करे तो जल्दी इरेज ना हो। पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, द मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुड हैव। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है अब आपको, परमानेंट मैग्नेट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। तो उसके लिए जो आप मटेरियल लोगे उसके पास क्या होना चाहिए? लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी। इससे पहले भी तो यही था सर जी, हाई कोएर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी। ये क्या है? सेम ही तो सवाल है, सेम ही आंसर होगा। नहीं, रुको, ठहरो, सोचो, जवाब दो। ये रहा आपके सामने सही जवाब। कौन है? हाई रिटेंटिविटी बट लो कोएर्सिविटी, है ना? उसकी रिटेंटिविटी हाई होगी लेकिन कोएर्सिविटी मिनिमम होगी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमने आज आपको अप्लाइड फिजिक्स 2 से कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द टेस्ट था सीरीज में, चौथा नंबर ये आज टेस्ट था सीरीज का, हमने आज आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकर आया। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले टेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत खुश रहिए, आबाद रहिए, मन लगा के पढ़िए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। और याद दिला दूं यार, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो।
हमको याद नहीं दिलाना पड़ेगा आपको। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।